Hello everyone, a very warm welcome to Desire Eyes YouTube channel. Friends, we are going to start with yesterday's newspaper first and आज का न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जो है रात तक वीडियो में मिल जाएंगे। एक्चुअली मंडे को बहुत ज़्यादा बिजी डे रहता है मेरा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। एंड द हिंदू में क्या है, यूएस एफडीए नॉट फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट। तो एक यूएस को एफडीए से नॉट मिल गया है। एंड एफडीए क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस बेस्ड है ये। तो इससे क्या होगा कि अब सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट है क्या, इससे ये एक तो सिंपल भी है, चीप है और एक्यूरेट है। ये सलाइवा का डायरेक्टली टेस्ट करता है। और पहले टेस्ट कैसे हो रहे थे, अभी तक जो है कैसे चल रहे हैं, नैसोफैरिंजियल स्वैब लिया जाता है, इन्वेजिव टाइप का टेस्ट है जिसमें कि बहुत नॉस्ट्रिल्स के पीछे तक जो है पूरा लिया जाता है। और उससे क्या होता है, एक बार स्नीजिंग सी आने लगती है, कफिंग्स आने लगती है। तो ये जो है, जो सलाइवा पर्सन ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह जाता है। बिकॉज जो ले रहा है सलाइवा वो कहीं ना कहीं एक डेंजरस जोन में चला जाता है कि उसको भी वो प्रॉब्लम हो ना जाए। ओके, तो अब अगर ये सलाइवा जो टेस्ट है, इससे क्या होगा कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाएंगी। लोगों के अंदर एक डर रहता है नैसोफैरिंजियल टेस्ट कराने में, वो खत्म हो जाएगा। ओके, और ये जो टेस्ट है इसकी कॉस्टिंग भी कम ही रखी गई है, लगभग $10 तक रखा गया है। और तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम कॉस्टिंग है। एंड इसको डेवलप करने वाले कौन है, येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, और इन्होंने नेशनल बास्केट एसोसिएशन के साथ इस चीज़ को डेवलप करा है। एंड हाउ आर द सैंपल्स कलेक्टेड, तो आप एट होम कर सकते हो, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो सैंपल कलेक्शन। तो इस तरीके से बहुत ईजिली इसको कलेक्ट किया जा सकता है। और इसको जो है कोई भी जो है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री में इसका लाइसेंस ले सकता है, बट हाँ प्राइस नेगोशिएशन करना होगा। तो इस तरीके से एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो है वो डेवलप करा गया है फॉर बेनिफिट ऑफ द बोथ ऑफ द पर्सन, कि किसी को परेशानी ना हो, किसी के अंदर डर ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनएक्सपेंसिव मोड में टेस्ट हो सके। अब हम एडिटोरियल पेज पे आते हैं। फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर जो है इस पे जो है आपको प्रोटेस्ट मिलेगा कि फ्रीडम नहीं मिल रही हमें इस चीज़ की। कहीं ना कहीं आपको डिबेट सुनने को मिलेगा, या फिर आप जब डीएम होगे, ओके, या फिर आप डीएम होगे, या फिर आप किसी भी हायर पोस्ट पर होगे, हायर अथॉरिटी पे होगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट आपको इससे रिलेटेड मिलेगा ही, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और तब आपको लोगों को परस्यू कराना, ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेज हो जाती है उस समय की, उस समय उस प्रोटेस्ट को शांत कराना। तो पहले तो सबसे पहले फ्रीडम क्या है वो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि फ्रीडम है क्या। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, बट इतना हम लोग फिलोसफिकल वे में नहीं जाते हैं। हाँ, उस समय प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि पर एक कोई ना कोई पर्सन होता है इसके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठती हैं। तो आप अगर लोगों को धीमे धीमे ही तो परस्यू किया जा सकता है ना, पहले खुद को क्लियर होना पड़ेगा कि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं। देखो, तुलसीदास जी और बापू जी, इन्होंने दोनों ने जो है फ्रीडम के बारे में बोला, राम राज्य के बारे में बोला था। राम राज्य में जो दोनों का ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। तुलसीदास जी का मतलब था कि सभी को पूरी फ्रीडम मिल जानी चाहिए और किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, सॉरो नहीं होनी चाहिए और डिजीज नहीं होनी चाहिए। ओके, और जिसको जो मन करे वो करने देना चाहिए। महात्मा गांधी जी का था कॉन्सेप्ट कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बननी चाहिए, मतलब सभी लोग एग्रीड होने चाहिए, तभी उस चीज़ का मतलब है रियल फ्रीडम। ओके, सो हमेशा ये कहना रहता है कि हम लोग जो है फ्रीडम नहीं मिल पा रही है और हम लोग बाइंडेड हैं बहुत सारे लॉज के, उससे हम लोग बाउंड कर दिए गए हैं, वन लॉ और द अदर। तो हम लोग रियल फ्रीडम ही नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। फाइंडिंग फ्रीडम, अब ये कैसे हम फ्रीडम ढूंढ सकते हैं। तो वी कैन प्रोवाइड, वी लर्न अ लुक बियॉन्ड नेचर्स लॉ बाउंड फॉर्म टुवर्ड समथिंग डीपर। समथिंग डीपर में अगर हम जाएंगे तो समझेंगे
देखो एक अगर आपने रोक लिया, ओके, इसमें बना दिया आपने, एक नॉट बना दी, ओके, नॉट बनाने के बाद क्या, जितना आप टाइट करते जाएंगे वो एक डेफिनेट शेप लेता जाएगा। और क्या होगा कि जब वो डेफिनेट शेप लेता जाएगा, इफ नॉट अलाइव होता तो इट वुड इमेजिन इटसेल्फ टू बी ए नॉट दैट इज लिमिटेड एक विद इन शेप ऑफ द नॉट, तो उसको ये इमेजिन होता। बट ये तो जो है नॉट के इमेजिनेशन है, बट जिसने नॉट बांधा है उसको ये चीज पता है कि ये लिमिटेड नहीं है, बिकॉज जहां से इसने नॉट बांधा है वहीं से उसने अगर ओपन कर दिया जस्ट बाय वन पुल, तो ये फिर से अपना फॉर्म में आ जाएगी। सो हमें क्या रिक्वायर्ड क्या है इस एग्जाम्पल से, हम क्या सीख सकते हैं, वो हम ये सीख सकते हैं कि बस हमें नॉलेज चाहिए। अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, तो हम जान सकते हैं, हम रियल फ्रीडम के फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके लिए जो है विजडम कॉल, हमें अध्यात्म के बारे में पता चलना चाहिए। आत्मा, ये अध्यात्म इस चीज से वर्ड डिराइव्ड है और इसका मतलब है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। जब तक हमें सेल्फ की अवेयरनेस नहीं होगी, अध्यात्म जो जिसको बोलते हैं, तब तक हम फ्रीडम के फ्रूट को भी उतना एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अभी वो जो बॉडी है वो हार्डवेयर की तरह वर्क करती है और माइंड कैसे सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, जिसमें कह सकते हैं कि ये अनइंटरप्टेड एंड इंडिपेंडेंट पावर सोर्स है। ओके, अब ह्यूमन बीइंग जो है फ्री है इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। अगर उसको अपने बारे में पता हो, अपने सेल्फ के बारे में पता हो, तो ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा फ्री रहेगा, वो कभी भी चेंज में बाउंडेड नहीं रहेगा। ओके, और क्या है कि अगर जो है जैसे कि स्वराज है, लिविंग इन द लाइट ऑफ आत्मा और सेल्फ इज द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज, कि आप समझ सको कि अपने बारे में, उसका मतलब होता है स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस, अपने बारे में आप जो एग्जिस्ट कर रहे हो इस वर्ल्ड में, वो पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक है, बट इसमें ना अगर आप जाओगे, थोड़ा सा समझोगे ना, तो ये आपके अंदर एक थोड़ा सा चेंजेस लाएगा। ओके, इसीलिए देखो नॉट है, नॉट का आप समझ गए कि वो ओपन करोगे तो फिर वो जो है फिर से वही फॉर्म ले लेगी, ऐसे ही अभी हम इसको समझ रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है कि जैसे कि बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल रहती हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस, और उसमें से चुन लेना, वो हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ फ्रीडम। बट ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको पता है अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, फ्रीडम जो है रियल मतलब फ्रीडम का होता है चॉइसेस के बारे में नहीं, एक बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस में एक आपको चुन लिया। इसका होता है आइडेंटिटी, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, आप क्या आपका अगर खुद की आइडेंटिटी आप कैसे जानोगे, अगर आपको अवेयरनेस ऑफ सेल्फ उसके बारे में पता है, तभी तो जाके आप अपनी आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग चीजें आप चूज कर सकते हो। ओके, आपके पास 4 चीजें रखी हुई हैं, ओके, वो आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, पर आपको उसी में चूज करना है। सो इज दैट द रियल फ्रीडम? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, सो the free being that is ourself expresses itself not through an algorithm but awareness। तो ये आप इस एल्गोरिथम पे आप अपना नहीं फ्री मान सकते हो, बल्कि अपना अगर आपके पास अवेयरनेस है तभी आप उसको रियल फ्रीडम मानोगे। अब महाभारत में क्या है, एक डीप डायलॉग है जिसमें कि यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर ने रिस्पॉन्ड करा कि मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट थिंग ये है कि ह्यूमन बीइंग को पता है कि वो एक मॉर्टल बॉडी है, वो आज ना कल उसकी मृत्यु होनी है, बट फिर भी वो लाइफ ऐसे जीता है जैसे कि वो हमेशा से इस धरती पे रहने वाला है। सो अवेयरनेस ऑफ आत्मा, अगर हमें खुद के बारे में पता है तो क्या होगा, एक हम प्योर बीइंग बन सकते हैं, और उससे जो है एक इल्यूजन सा जो रहेगा कि हम फ्रीडम में नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा। नॉट बीइंग को ऑप्टेड फ्रॉम राम राज्य टू स्वराज इज अ कॉन्टिन्यूम है, द जर्नी फ्रॉम टेम्पोरल टू ट्रांसीडेंटल। ओके, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है कि एस्पिरेशनल वैल्यू जिसमें कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सिटीजन फॉर सिटीजन सब कुछ है। स्वराज जो है इन थॉट एंड एजुकेशन लिबरेट करता है फ्री बीइंग को। ओके, सा विद्या या विमुक्त
कैन ओनली रेस्क्यू इंडियन फ्रॉम मायोपिया, जो कि पोस्ट कॉलोनियल लीडरशिप में आई। ओके, सो अंटिल देन जो है रामराज विल रिमेन अ इंचेंटिंग उटोपिया, एक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम उसको रियल मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ऐसे ही रामराज का उटोपिया जो है उसको मनाते रहेंगे। अब आते हैं हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन न्यूज़ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग कवर करने वाले हैं। पार्लियामेंट टू सी सेवरल फर्स्ट, इसमें क्या है कि अभी मॉनसून सेशन होगा तो बहुत सारे चेंजेस पार्लियामेंट में, ये जस्ट फॉर अवेयरनेस है, यू कैन स्किप इट ऑल्सो। और इसमें ये है कि अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन सिस्टम आएगा, पार्लियामेंट में लगाया जाएगा। और क्या होगा, पॉलीकार्बोनेट सेपरेटर्स लगाए जाएंगे। इस तरीके से अरेंजमेंट करा जाएगा जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है ड्यूरिंग कोविड-19 वो चीज़ फॉलो करी जा सके। अब आते हैं, अब मीटिंग जो है चैम्बर्स में होगी और गैलरीज, जो कि पहले जो विजिटर्स वगैरह जैसे कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं तो विजिटर्स को भी अलाउड होता है, जो चाहे वहाँ पे परमिशन लेके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स गैलरी एरिया वगैरह से वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो क्या है कि अब क्या है, चैम्बर्स और गैलरीज में जो है ये प्रोसीडिंग्स लोगों को बैठने का अरेंजमेंट होगा एंड विल बी द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट सिंस 1952। ओके, एंड ऑडियो विजुअल सिग्नल्स जो है 4 लार्ज डिस्प्ले लगाए जाएंगे इन द चैम्बर ऑफ द राज्यसभा और 6 स्मॉल स्क्रीन लगाई जाएंगी। कहाँ पे, जहाँ पे गैलरीज वगैरह में वो लोग बैठेंगे तो वहाँ पे भी स्मॉल स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और ऑडियो कंसोल्स भी होंगे गैलरीज में। अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन सिस्टम लगाया जाएगा, स्पेशल केबल कनेक्टिंग द 2 हाउस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल सिग्नल्स, ये सब लगाए जाएंगे। So as per the arrangement, Rajya Sabha chamber, its galleries and the Lok Sabha chamber will be used for seating of the members. So this includes 60 members in the chamber और 51 in the gallery area. Okay, in the Rajya Sabha. तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट करे जा रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पे सेशन जो है स्टार्ट हो सके। एंड इन द राज्यसभा चैम्बर सीट्स विल बी earmarked for the PM एंड लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ अदर पार्टीज, तो इन लोगों के लिए सीट्स भी एलोकेट हो जाएंगी। एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर लीडर ऑफ द हाउस जिसमें कि मनमोहन सिंह हो गए, HD देवेगौड़ा हो गए, ये बिसाइड रामविलास पासवान एंड रामदास अठावले बीइंग मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द हाउस विल हैव डेजिग्नेटेड सीट्स इन द चैम्बर, तो इन लोगों को एक डेजिग्नेटेड सीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये एक और न्यूज़ है जो कि आप चाहें तो पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है क्योंकि आगे हम लोग इसको कवर करेंगे ही जब फाइनल रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे। ओके, तो इसमें ये है कि एक तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा कंपैरिजन वगैरह भी दिया है। ओके, कंपैरिजन वगैरह के लिए पढ़ने के लिए हमारे GS2 के सिलेबस में भी है, इसलिए हम थोड़ा सा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक को इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर जो है इसके बारे में अवेयरनेस रहेगी तो हमें पता रहेगा कि किस तरीके का इलेक्शन सिस्टम पे एम्फेसिस रहता है। और ये बात ध्यान से समझ लो कि अमेरिकन्स जो है, जैसे आपने ट्रम्प का देखा होगा तो ट्रम्प ने जो है इंडिया को उस समय बहुत सपोर्ट करा था, इंडिया के बारे में बहुत बोला था, इसीलिए जो है वो इलेक्शन भी वन करा था। इसी तरह जो है हमेशा डेमोक्रेट्स जो होते हैं तो उनका ये रहता है कि वो इंडियंस को दे विल स्टैंड फॉर इंडिया, ओके, और एज वेल एज फॉर द इंडियंस, तो उसके बेसिस पे वो इंडियन वोटर्स को अपनी ओर लेने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज अपने इलेक्शन कैंपेन में ऐसी लाते हैं जिससे कि उनको वोट अच्छा से मिल सके और वो जो है इलेक्शन जीत सके। तो इस बार बिडेन एंड हैरिस जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हैं कैंडिडेट, तो उनका भी यही कुछ ऐसा मोटिव है। सो जो बिडेन हैज सेड इफ अगर वो इलेक्ट हो गए तो ही विल स्टैंड विद इंडिया एंड बिकॉज इंडिया इज फेसिंग सो मच ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल्सो हैव ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद द कंट्री। सो मिस्टर बिडेन सेड एज प्रेसिडेंट कि वो एडवोकेट करेंगे स्टैंडिंग विद इंडिया एंड जितने भी इंडिया को थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं उसके कन्फ्रंट करेंगे, बॉर्डर इश्यूज में भी वो हेल्प करेंगे इंडिया की,
और जो है कोशिश करेंगे कि जो टू वे ट्रेड है बिटवीन द टू कंट्रीज उसको और ओपन मार्केट है एज वेल एज एंड ग्रो द मिडिल क्लास इन बोथ आवर कंट्रीज, इस चीज़ पे फोकस मिले। एंड क्लाइमेट चेंज पे भी करेंगे एज वेल एज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी हो गया। सो इन चीज़ों पे इन्होंने फोकस करने को बोला है, इनके ये एजेंडा में है। एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अबाउट ऑल इश्यूज एज क्लोज फ्रेंड्स डू, इस तरीके से वो इंडिया से रिलेशन रखेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना दिखा दिया है। एंड मेंबर ऑफ द यूएस कांग्रेस स्पेशली जो डेमोक्रेट्स हैं हैव, इन्होंने क्या पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज रेस करे थे, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस इन द कश्मीर सिंस द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो लगे उस पर भी उन्होंने बोला था, एनआरसी के ऊपर बोला था, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी इन्होंने बोला था। ओके, सो इंडियन अमेरिकन जो है मोस्टली जो है अगर देखा जाए कि इनका वोटिंग बिहेवियर कैसा रहता है तो वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं इंडियन अमेरिकन। ओके, इस बात को आप ध्यान से समझ लो कि इंडियन अमेरिकन वोट करेगा तो ज़्यादातर जो है डेमोक्रेट को ही वोट करेगा अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग। फिर भी जो है डेमोक्रेट्स हमेशा कोई भी चांस नहीं लेना सकते कि वो इनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपने प्रोमिसेस के थ्रू, ओके, अपने कैंपेन के थ्रू। इसीलिए वो जो है हम वो करना चाह रहे हैं कि इंडियन वोटर्स को। सो इसके बाद आते हैं देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा। इवन स्मॉल नंबर्स आर इन अ पोजीशन टू मेक अ डिफरेंस इन द बैटल ग्राउंड, जहाँ पे वेयर एज देयर 1.3 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं एज पर डेमोक्रेट एस्टिमेट, बट यही स्मॉल डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब बिडेन का बोलना है कि इन्होंने यूएस इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर डील था उसमें भी वो उसमें रहे थे जहाँ पे ये क्लियर डील हुई थी एंड इट वॉज अनाउंस बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो उसमें इन्होंने सपोर्ट करा था इंडिया का और सिंपैथीज दी थी इंडियंस को हु हैड बीन द विक्टिम्स ऑफ हेट क्राइम। इस तरीके से एज वेल एज H1B वीज़ा जो अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि टेम्परेरी सस्पेंशन, तो इस पर भी इन्होंने कहा था कि सडन एंड हार्मफुल रहेगा। एंड इनके कैंपेन में बेसिकली ये है कि जो ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं टेम्परेरी वर्क वीज़ा प्रोग्राम, जिससे कि वेजेस जो हैं वो कहीं अंडरमाइन ना हो। इसके बाद जो है जब ये वर्क वीज़ा पे फोकस कर लेंगे तो इसके बाद ये साथ साथ में क्या करेंगे, हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा पर भी इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। अब इनकी रनिंग मेट है, रनिंग मेट समझ लो क्या होता है। रनिंग मेट होता है जो इसके साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में रन करेंगी, ओके, कैंपेन करेंगी, तो वो है कमला हैरिस। एंड कमला हैरिस ने जो है अपनी क्या है कि हार्ट टचिंग स्पीच जिसमें कि उन्होंने इंडिया का बहुत बार रेफरेंस दिया है कि वो कैसे इंडिया आई थी वगैरह वगैरह, इन्होंने इमोशनल बैकग्राउंड वाला पूरा अपना हार्ट दिखाया है कि वो इंडिया से कितनी कनेक्टेड है। इस तरीके से दोनों लोग जो है कैंपेन कर रहे हैं। ओके, सो बिडेन बिलीव्स दैट जो है साउथ एशिया में जो टेररिज्म वगैरह चल रहा है उस पर भी उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं कि वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो इस तरीके से जो है कैंपेन चल रहा है। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक पर। इसमें जो है आइडियाज़ पेज में हम जो है टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज हम करेंगे गेटिंग एग्री मार्केट राइट। ओके, सो एग्री मार्केट राइट में क्या है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्रीकल्चर के हम लोग को टॉपिक बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसको अवॉइड मत करना। ओके, अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में तो ये आपके काम आएगा। ओके, तो देखो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके लिए अनाउंस हुआ, इसके लिए 1 लाख करोड़ भी दिया गया। तो फंड विल बी यूज जिसमें कि पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, फसल कटने के बाद उसको स्टोर करना, इसके लिए जो है फंड दिया गया, इसके लिए यूज भी होगा। सो एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए, एक तो स्टोरेज और उसके बाद प्रोसेसिंग, ये दो चीज के लिए ये फंड है। ओके, एंड इट विल बी एंकर्ड एट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs पे लिया जाएगा, बट इसको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी ले सकते हैं। ठीक है,
सो फंड जो है इट विल बी यूज टू प्रोवाइड लोन्स, इससे लोन्स मिलेंगे कंसेशनल रेट पर एफपीओस को और अदर एंटरप्रेन्योर्स को थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के द्वारा। ओके और नाबार्ड जो है इट विल स्टीयर दिस इनिशिएटिव। अच्छा हाँ चलो नाबार्ड का जो है इसका इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या? So NABARD will steer this initiative in association with the Ministry of Agriculture एंड फार्मर वेलफेयर। तो नाबार्ड इस तरीके से ये इनिशिएटिव चलाएगा किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के साथ। ओके सो ये जो फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या करेगा? स्टोरेज फैसिलिटी का जो लार्ज डिमांड है उसको कैटर करने की कोशिश करेगा। जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टोरेज वाला है, प्रोसेसिंग वाला है, उसको डेवलप करने में ये पूरा फंड कोशिश करेगा। ओके सो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो है इशूड 3 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने इशू करे थे। ओके एंड इसमें क्या था, ये जो एक तो हो गया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला हो गया। ओके जिसमें कि फार्मर्स जो है अपने प्रोड्यूस आउटसाइड द एपी, एक हो गया अलाउइंग फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज। ओके एंड encouraging farmer contract between farmer processor and exporter and retainers। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के अमेंडमेंट्स करे गए हैं। एंड क्रिएटिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके एंड नाबार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ 10,000 मोर एफपीओस बनाएगा एंड इट कैन क्रिएट अ पैकेज जिसमें कि आउटफिट्स रियलाइज द बेटर प्राइस। सो फ्यू मिसिंग एलिमेंट भी देखे गए हैं। अब वो क्या है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखो कोई डाउट नहीं है कि बेटर स्टोरेज फैसिलिटी के लिए बोला जा रहा है जिससे कि फार्मर्स को हेल्प मिलेगा और एक डिस्ट्रेस सेलिंग, जो डिस्ट्रेस सेलिंग इमीडिएटली मतलब कि होता क्या है कि जब एकदम से फसल कटती है तो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण फार्मर्स को जो है उसको कम रेट पे उसको सेल करना पड़ता है। बट अगर स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है उन्हें लोवेस्ट प्राइस पे नहीं सेल करना पड़ेगा और उन्हें बेटर प्राइस मिल सकता है आफ्टर हार्वेस्ट। ओके अब जो है देखो लोवेस्ट प्राइस होता क्या है, बिकॉज आपके पास उस समय सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए जो है उनको कम प्राइस पे सेल करना पड़ता है और अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते। इससे जो है बहुत लोगों को नुकसान भी फेस करना पड़ता है। तो अगर ये स्टोरेज फैसिलिटी होगी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी तो फार्मर इस तरीके की डिस्ट्रेस सेलिंग से वो बच जाएगा। ओके एंड बट स्मॉल प्रॉब्लम अब कहाँ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि फार्मर्स जो है अपने स्टॉक को इतने दिनों तक नहीं रखवा सकते। इतने दिन तक स्टॉक को रखवाना मतलब कि उनकी जो इमीडिएट कैश नीड है वो कैसे फुलफिल होगी। ओके तो इसके लिए कुछ लाना पड़ेगा बदलाव, और वो क्या है कि देखो जो एफपीओस हैं उनके साथ जो है एक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम उनको देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एफपीओ कैन गिव एन एडवांस टू फार्मर्स, लगभग 75 to 80% तक एडवांस दे सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस। जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक रिसीट दे दें और उस पर उतना 75 to 80% उनको कैश दे दें। ओके बट एफपीओ को ये चीज देने के लिए, ये फैसिलिटी देने के लिए फार्मर्स को उनकी भी एफपीओ की हेल्प करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। वो क्या है कि उनको जो है वर्किंग कैपिटल मिले एट इंटरेस्ट रेट लगभग 4 to 7%। बट अभी उनको कितना मिल रहा है, अभी उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको रेंज करते हैं यही चीज एट द रेट ऑफ 18 to 22%। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। तो एट सच रेट स्टॉकिंग इज नॉट इकोनॉमिकली वाइबल, वो एफपीओस के लिए नहीं वाइबल रहेगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो इस लूप होल को जो है सही करना है। इसके बाद हम थोड़े बहुत और लूप होल्स कवर करते हैं, और वो है कि फ्यूचर ऑफ एग्री मार्केट, फ्यूचर मार्केट। देखो सेवरल कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना हो गए, यूएस हो गए, यहाँ पे कैसा सिस्टम है एग्रीकल्चर का।
तो देखा जाए तो वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एग्री फूड्स इन एनसीडीएक्स, जो लार्जेस्ट एग्री कमोडिटीज है डेरिवेटिव एक्सचेंज इन इंडिया, 18.3 लाख करोड़ था 2012 में, फिर धीरे धीरे वो कम होता गया, 4.5 हुआ, फिर 1.5 हुआ। हम वॉल्यूम का देखें तो 44 मिलियन 2012 में था, फिर धीरे धीरे वो घट के 12.5 मिलियन हो गया 2019 में। अब इसके कंपैरिजन में हम चाइना का देखते हैं। जब हम चाइना का देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं लगभग 1000 मिलियन तो 2015 में है, और यूएस में कितना है, इट वाज मोर देन 300 मिलियन। ओके, तो ये देखा जाए तो चाइना और यूएस का तो बहुत ज्यादा है। सो हाउ डू वी फिक्स दिस पजल? पहला तो यह है कि जो नाबार्ड फॉर्म्स एज नाबार्ड फॉर्म्स 10,000 एफपीओ एंड क्रिएट बेसिक स्टोरेज फैसिलिटी थ्रू एआईएफ। एक कंपलसरी मोड में ये है कि इनको ट्रेन करना चाहिए एफपीओ क्योंकि ये निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम इसको अप्लाई करें और तभी चीज़ें जो है खरीदें जब ये इसी पे ही बेसिस पे खरीदें, इस चीज़ को अवॉइड ना करें। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं डेवलिंग इन द कम्युनिटी मार्केट, जिसमें कि एफसीआई हो गया, नाफेड हो गया एंड एसटीसी हो गया, ये अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा दें इन द एग्री फ्यूचर। दिस इज हाउ चाइना ने भी करा था। एंड थर्ड चीज़ क्या आती है कि जो बैंक जो लोन दे रहे हैं एफपीओस को शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी फ्यूचर्स एंड री इंश्योरर्स, इसकी तरह भी वर्क करना चाहिए। फाइनली क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है मोर स्टेबल होनी चाहिए और मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हैं। ओके, इससे क्या हुआ कि आपको पूरा 360 डिग्री जो है आपको मिल गया कि एग्री मार्केट सिचुएशन कैसा है। ये टॉपिक भी है अपने सिलेबस में, इसलिए इसको कवर करना जरूरी था। अब हम आते हैं एनईपी पे। तो ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अमित खरे जो है सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने थोड़ा सा एक डीप इंसाइट दिया है एनईपी से। ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एनईपी का। इनके जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है, ओके, तो इनका तो पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या इनका व्यू पॉइंट है। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनईपी कैसे है? सो ये है कि एनईपी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि नॉन फाइनेंशियल है। तो ये नॉन फाइनेंशियल वाले क्या है कि इतना रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, ये ईजिली जो है ये लाए जा सकते हैं। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज की अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये आता है, सेकेंड टाइप ऑफ रिफॉर्म किस तरीके का आता है जहाँ पर थोड़ी बहुत फंडिंग वगैरह रिक्वायर्ड है। देखो ऑलरेडी जो है 1500 करोड़ अ ईयर जाता है टेक्नोलॉजी और एडल्ट एजुकेशन पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह का इन चीज़ों को हम पूल कर दें तो थ्रू नेशनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फोरम तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा इस फंडिंग के रिलेटेड। अब थर्ड चीज़ क्या आती है जिसमें की बात होती है हैवी इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें की बात आती है कि ब्रेकफास्ट मील दिया जाए बिफोर मिड डे मील। तो इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को टैकल करना पड़ेगा बिकॉज बहुत हैवी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होगा एंड दैट वुड बी शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। तो इस तरीके से ये एनईपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ओके, ऑन टेकिंग स्टेट्स ऑन बोर्ड, तो मैनी स्टेट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट है हर जगह। आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग सिस्टम भी है, मैनी स्टेट्स ऑलरेडी हैव इट एंड अदर स्टेट्स हैव जस्ट स्टेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 1। ओके, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्मॉल एंड देयर अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना। सो फर्स्ट थिंग क्या है कि एक सिक्वेंशियल मैनर में चलना। फॉर एग्जांपल इफ़ वी विश टू चेंज टू 5+3 ये वाला है। ओके, इसमें क्या है 5+ है कि पहले तो हो गया क्लास 1 से लेकर कितना हो गया, जैसे कि हो गया 3 से लेकर 8 क्लास तक का बच्चा है, तो 1 से क्लास 2 तक जब वो आएगा तो ये हो गया 5 ईयर का। ठीक है, फिर आते हैं अब आ गया 3 से लेके 5 तक। ओके, इसमें क्या हो गया, ये हो गया 8
8 से लेकर 11 ईयर्स तक बच्चा। ओके, इस तरीके से जो है ये पूरा हो गया, ये हो गया 3 हो गया। इसके बाद हो गया 12 से लेके 6 to 8 हो गया, ये भी हो गया। तो फिर ये हो गया 12 to लेकिन 14 तक। इस तरीके से ये चीज़ें डिवाइडेड है। और उसके बाद जो है हायर एजुकेशन, तो ये हो गया प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गया, फिर प्राइमरी एजुकेशन हो गया, फिर मिडिल ईयर हो गया, फिर सेकेंडरी ईयर हो गया। इस तरीके से इसको जो है पूरा डिवाइड करा गया है। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, इजी है कि 3 से 8 तक होगा, तो ये 1 से क्लास 1 to क्लास 2 है। ओके, इसके बाद 8 से लेके 11 या 12 तक है, तो ये 8 से लेके 11 ईयर्स तक है, तो ये कौन सा हो गया 3 से लेके 5 तक। ओके, ज़्यादातर जो है प्राइमरी स्कूल्स जो है विलेज वगैरह में 5 तक होते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्कूल्स आते हैं, इसमें क्या होगा 6 to लेके 8 तक होता है, तो इसमें हो गया 12 से लेके 14 तक हो गया। अब इसके बाद तो ये सेकेंडरी स्कूल किसी किसी विलेजेस में होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है पूरा इसको डिवाइड करा गया है। इसके बाद आ गया आप 14 से लेके 18 तक आ गए, जिसमें कि आपने 12 कंप्लीट कर लिया और आप ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हो। तो इस तरीके का ये पूरा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, सो फर्स्ट थिंग विल बी हैव एक नेशनल करिकुलम हो जिसमें, एंड सेकंड विल बी टू टेक ऑन बोर्ड द स्टेट्स नॉट बाय फोर्स, फोर्स से नहीं करना है, बाय इन्फॉर्मिंग देम कि बेनिफिट्स क्या है ये सब बताने हैं। बहुत सारी स्टेट्स ओके हैं इस फॉर्मूले से, एंड तमिलनाडु एक है जिसमें कि ऑलरेडी ये चीज़ इस पे वर्क कर रहा है। एंड सो ऑन मीटिंग 2040 डेडलाइन, इसका मतलब क्या है कि एक चाइल्ड जो कि 2020 में बॉर्न हुआ, व्हेन जब वो ग्रेजुएट करेगा 2040 तक, तो वो न्यू एजुकेशन सिस्टम के उससे ही निकल कर जाएगा। ओके, एंड न्यू कोर्स विल हैव ए मॉड्यूलर होगा वेयर एग्जिट इज पॉसिबल आफ्टर 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर के बाद और 6 सेमेस्टर के बाद एक एग्जिट पॉसिबल है। And before we start the academic session 2021-22, we will have the academic bank credit रहेगा, जिसमें कि all central universities जो है शिफ्ट करेंगी to the new system of 4-year course, जहाँ पे multiple exit रहेगा। So एक common entrance test भी लिया जाएगा for higher education institution and state institution, because state institution के लिए different रहेगा because of the language difference, and national research fund can apply for a research grant. Okay, एंड इसके बाद ये है कि इवेल्यूएशन जो है विल बी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नॉट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो रिसर्च वाला है, एंड दिस विल बी देयर इन 2021. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम इन एम्फेसिस ऑन द मदर टंग। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि जो रिटन इन द पॉलिसी है कि मदर टंग में होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज, बिकॉज मैनी स्टेट्स में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि हम आते हैं झारखंड पे, झारखंड में क्या है कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज जहाँ पे संथली भी बोली जाती है, हिंदी स्पीकिंग एरियाज भी हैं। तो इस तरीके से हर स्टेट में बहुत सारे डिफरेंस है। अब है कि पार्ट ऑफ उड़ीसा भी है, एरियाज विच वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ उड़ीसा, सो बट वॉज इंक्लूडेड इन झारखंड एंड द पीपल हैव स्पीकिंग उड़िया, तो वहाँ के लोग उड़िया भी बोल रहे हैं झारखंड में। सो इसीलिए जो है वहाँ की बुक्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ देयर बुक्स कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो उड़िया लोग जो जहाँ पे स्पीकिंग पीपल है। सो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सो दिस इशू कैन ईजिली बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द वर्ड प्रेफरेबली और नॉट द वर्ड मैंडेटरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के जो स्कूल्स हैं जिसमें कि डिफेंस पर्सनल के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए लोकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होना सही नहीं है, बिकॉज बहुत डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज के लोग आते हैं डिफेंस उसमें, तो इसलिए उनके लिए लोकल लैंग्वेज होने का कॉन्सेप्ट कुछ बनता नहीं है।
अब आते हैं हम सेकेंडली, क्या चीज़ है कि पीपल आर प्रिज्यूमिंग कि जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में बात हो रहा है कि किस चीज़ में बोला जाएगा, किस मीडियम में टीचर पढ़ाएगा लोगों को, ये इस बारे में बात चल रही है। तो इंग्लिश का डिसकंटिन्यू होना ये चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द मीडियम इंस्ट्रक्शन विल बी अप टू ग्रेड 5, ये ग्रेड 5 तक ही रहेगा, कि जिसमें कि एक लर्निंग फेज होता है बच्चों का कि वो इजली किस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ सकते हैं और रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। तो इसमें जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया है लोकल लैंग्वेज मदर टंग में। ओके, और ये 5th ग्रेड तक ही रखा गया है। अब जैसे की बात आती है कि उर्दू कहीं कहीं बोली जाती है, तो हैदराबाद में ऐसे टीचर्स भी हैं जो उर्दू बोलेंगे भी, ओके, वाइल टीचिंग ऑल्सो। एंड तेलुगु में तेलुगु बोलेंगे वाइल टीचिंग ऑल्सो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बट जहाँ पे नहीं है, आप अदर रीजन में है, आपको उर्दू पढ़ानी है बट आप इतना उर्दू में बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कोई भी लोकल लैंग्वेज अदर यूज़ कर सकते हो। एंड दे हैव इसके बाद आता है, सो द पॉलिसी गिव इमेंस स्कोप देती है। ओके, वन साइज फिट फॉर ऑल, स्ट्रेट जैकेट कंपार्टमेंट या वाटर टाइप कंपार्टमेंट में ये पॉलिसी नहीं है। थर्डली क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सम पेरेंट्स बहुत वरीड हैं कि चिल्ड्रन इनके 5 और 4th ग्रेड में है तो उनको क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेड 1 और मे बी फ्रॉम द आंगनवाड़ी, गाँव वगैरह वाले जो स्कूल्स हैं वहाँ से, दैट इज फ्रॉम द प्री स्कूल्स। एंड दैट इज दोज हु हैव ऑलरेडी रीच अ सर्टेन लेवल, जैसे कि जो 5th में हैं तो उनको ये नहीं बोला जाए कि आप रीलर्न करें। ओके, जैसे कि अगर देखा जाए तो 12 स्कूल्स इन वन लोकेलिटी हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में रन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में इंग्लिश मीडियम हो और इवनिंग वाली शिफ्ट जो है वो हिंदी मीडियम में रन करें। तो इस तरीके से जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ओके, और बस यही करना है कि आपको उस फ्लेक्सिबिलिटी में आपको चूज कर लेना है कि आपके लिए क्या प्रेफरेबल है। एंड ऑन फैमिलीज इन विच चाइल्ड्स मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज, तो एवरी फैमिली हैज सम होम लैंग्वेज तो होती है एंड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द माइग्रेंट। जैसे कि देखा गया कि एक केरला में एक बच्चा था, वो बिहार माइग्रेंट का था, बट वो जो है टॉप करा उसने। ओके, तो इस तरीके से एक लैंग्वेज जो है एक बैरियर नहीं होगा, वो कहीं पे भी स्टेट में हो। सो ऑन वेदर द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कुड एडमिट बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम रेदर, देखो जैसे कि CBSE है, ICSE, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सबका डिफिकल्टी लेवल जो है वो अलग है। इसीलिए आप देखते होंगे कि परसेंटेज में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो ये बोलना है कि अगर हम कंपटीशन फ्रंट में आते हैं तो जो है इतना सब बच्चे एक उसमें नहीं होंगे, लेकिन अगर हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखवाते हैं तो उनका इवैल्यूएशन टेक्निक एक ही होगा, जिससे कि जो है उनका एनालिसिस किया जा सकता है और उसके बेसिस पे जो है वो रिक्रूट हो सकते हैं। बट यहाँ पे फोकस इस चीज़ का भी है कि जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अब बच्चों को उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी नंबर होंगे। एक्चुअली देयर आर सम सब्जेक्ट जिसमें कि बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और फिर बेस्ट 5 उसमें से लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लिया जाएगा, तभी जाके जो है फाइनल आएगा चीज़ें। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।